अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज की सुबह का आगाज़ हम एक ख़ूबसूरत सी बात के साथ करेंगे कि ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें, गहरी सांस लें और ख़ुद से एक सवाल करें कि आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। क्या ये दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया है, या शायद सब्र का एक और सबक, या फिर वो खामोश सी ताकत जो हमें हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा होना सिखाती है। हम में से अक्सर लोग दिन को सिर्फ गुजार देते हैं। सुबह हमारा अलार्म बंद होता है, चाय का कप हमारे हाथ में होता है और रोज़मर्रा की दौड़ होती है और शाम हो जाती है इसी सारी चीज़ों में। मगर हकीकत ये है कि हर दिन खाली हाथ नहीं आता है। कोई दिन हमें शुक्रगुजारी सिखाता है, कोई हमें रिश्तों की कदर याद दिलाता है और कोई दिन हमें खुद अपनी अहमियत का एहसास दिला देता है। आज का दिन शायद आप लोगों के लिए ये पैगाम लेकर आया हो कि ख़ुद पर थोड़ा सा यकीन करें, या हो सकता है कि ये दिन आपको ये सिखाने आया हो कि किसी की एक मुस्कुराहट से भी किसी की दुनिया बदली जा सकती है। याद रखें कि खुशी हमेशा बड़ी कामयाबियों में नहीं होती है। कभी एक अच्छी बात, कभी किसी की दुआ और कभी खुद से किया गया एक वादा भी दिन को ख़ास बना देता है। तो आज इस लम्हे खुद से वादा करते हैं कि इस दिन को यूं ही नहीं जाने देंगे। कुछ सीखेंगे, कुछ बांटेंगे और मुस्कुराना नहीं भूलेंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि दिन ने क्या दिया है, सवाल ये है कि हमने दिन से सीखा क्या है। तो एक लम्हा रुके, गहरी सांस लें और ख़ुद से पूछें, आज का दिन मेरे लिए क्या लेकर आया है। क्योंकि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, एक नया दिन लेकर आती है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। एक मुस्कुराहट कभी कभार हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। एक थपकी हमारे लिए कभी कभार बहुत कह लें कि मोटिवेशनल चीज़ बन जाती है, हमें मोटिवेशन दे देती है। तो इसलिए आप अपने दिन का आगाज़ मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। मुस्कुराहटें बांटें, मोहब्बत बांटें, ये वो चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें बढ़ती हैं, बांटने से कम नहीं होती हैं, बल्कि ये ज़रब लगती है और ये मल्टीप्लाई होती हैं और आपके दिन को ख़ास बनाती हैं। खुशी कभी होती है, कभी हमारे लिए किसी चीज़ के अंदर सीख होती है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हमें हर चीज़ से, हर लम्हे से, हर मिनट से, हर बंदे से हमें कुछ ना कुछ सीख मिल रही होती है, जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है। कहीं से हमें अच्छी चीज़ नज़र आ रही होती है, सीख मिल रही होती है। कभी हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें ऐसा सबक दे जाते हैं ज़िंदगी में जो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी उसी हिसाब से चलाना शुरू कर देनी है। आपने उसमें से एवेल्युएट करना है, एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। इस सीख से, इस सबक से आपको क्या हासिल हुआ है, उसका हासिल वसूल क्या है, और उससे सीख कर आपने वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा ये याद रखवाएं और ख़ुद भी याद रखें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप ख्वाबों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाब इंसानी ज़िंदगी का एक अहम और पुरअसरार हिस्सा है। बाज़ ख्वाब खुशी और उम्मीद का पैगाम लेकर आते हैं, जबकि कुछ ख्वाब खौफ, परेशानी और उलझन का सबब बन जाते हैं। ख़ास तौर पर मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखना, जानवरों का पीछा करना, सब्ज़ रंग का नज़र आना, शदीद घबराहट या बार बार एक ही ख्वाब का आना इंसान को फ़िक्री और रूहानी तौर पर बेचैन कर देता है। इस्लाम में ख्वाबों की अहमियत, उनकी इक़साम और उनकी ताबीर के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। इसी तरह डरावने ख्वाबों से निजात और दिल के सुकून के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ अज़कार भी मौजूद और वज़ाइफ भी बयान किए गए हैं। इन तमाम पहलुओं को बेहतर तौर पर समझने के लिए एक मुस्तनद इस्लामी आलम से रहनुमाई हासिल करना नहायत ज़रूरी है। तो आज इसी चीज़ को हम आपके सामने रखेंगे, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करेंगे कि ये जो ख्वाब हमें आते हैं इनका पैगाम ये क्या लेकर आते हैं हमारे साथ, इनके पीछे का मकसद क्या होता है। इस पर बात करने के लिए
لیے ہمارے ساتھ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شفیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ شفیق صاحب، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اسلام میں کیا احکامات ہمیں ملتے ہیں اور کتنے اقسام کے خواب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کی جائے خوابوں کی تو خوابوں کے متعلق قرآن مجید میں مختلف آیات میں اور اسی طرح احادیث میں رہنمائی آئی ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بڑا معروف ہے کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یہ خواب ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب معروف ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اسی طرح رسول کائنات کا خواب ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ حدیبیہ کے متعلق، فتح مکہ کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو دور کا جو بادشاہ تھا، اس کا معروف خواب ہے کہ وہ 7 گائیں اس نے دیکھی، انی ارا سبع بقرات۔ اسی طرح دیگر خواب بھی قرآن مجید میں ڈسکس ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ جزء من 66، یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت باقی نہیں رہی لیکن مبشرات باقی ہے۔ خواب کی اقسام کی بات کی جائے تو خواب، ایک تو خواب کی شکل اقسام کی یہ ہے کہ اول رات میں دیکھا جائے تو وہ نفس کی طرف سے ہے، درمیان میں رات میں دیکھا جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آخر رات میں دیکھا جائے تو وہ من جانب اللہ ہے۔ اچھا، اس کا ٹائمنگ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، اول رات کس طرح ہوگی؟ اول رات یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے فوری بعد سو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ والا یہ ہے کہ آپ نصف رات سے پہلے ہے، صحیح ہے۔ اور آخر رات یہ ہے کہ جو تہجد کا اور قیام اللیل کا وقت، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مغرب ہوتے ہی دروازے بند کر دیں، بچوں کو گھر میں کر دیں، اس لیے کہ مغرب سے لے کر نصف رات تک شیطانی وقت ہوتا ہے، ہاں بالکل ایسے ہی، اور نصف رات کے بعد رحمانی وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح خوابوں کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ خواب کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ خواب اللہ دکھاتا کیوں ہے؟ ایک آپ کے خواب تبشیری ہیں جو آپ کو خوشخبریاں دکھاتے ہیں، مثلا کوئی آدمی جنت دیکھتا ہے، متبرک مقامات دیکھتا ہے، اور نیک صلحاء دیکھتا ہے، یا اسی طرح اپنے کسی اچھی جگہ پہ کوئی چیز دیکھتا ہے، نعمت دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں خواب وہ تشویشی ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یعنی تبشیری خواب اور تشویشی خواب، اور ایک تنبیہی خواب ہے جس میں آپ کو کوئی آگاہ کیا جاتا ہے، خوف و ہراس سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی قیامت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، فوت شدگان کو دیکھتا ہے، یا کوئی نقصان کو دیکھتا ہے، اس طرح کی کوئی خطرات کو دیکھتا ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خواب کی شکل یہ ہے کہ آپ کو فیوچر سے متعلقہ کچھ چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ماضی سے متعلقہ آپ کو کچھ چیزوں کی آگاہی ہوتی ہے۔ مثلا فیوچر سے متعلقہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے اگلے دن 2 دن بعد اس کو خوشخبری دے دیتا ہے۔ یا اسی طرح فیوچر سے متعلقہ یہ ہے کہ کسی کے فوت ہونے کی خبر اس کو پہلے خواب آ گیا، اس کے بعد ہی اس کی 2-4 دن بعد حادثہ ہو گیا۔ مطلب ہر خواب کوئی نہ کوئی اشارہ دیتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ کوئی حجت شرعی نہیں ہے، کوئی حقیقی ایسی آپ کو اطلاع نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ خواب دیکھیں اور خواب کے اوپر اپنا ایمان، یقین، بلیف اس طرح بنا لیں کہ وہ حتمی ہونا ہی ہونا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے بات کی، اور بہت سے لوگ اس چیز سے شاید واقف بھی ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو آتا ہے کہ بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور شدید گھبراہٹ کے ساتھ نیند کھل جاتی ہے، یہ کس چیز کی علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ڈراؤنے خواب ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسی نقصان کی طرف آگاہی اس کو کرنا مقصود ہے، یا اس کو کسی حاسد یا کسی دشمن کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے، یا اسی طرح اس کو کسی شیطان اور جنات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یا اس کو بیماری کا بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں۔
डरावने ख्वाब में कोई बंदा देखता है कि बंदा उसको कत्ल कर रहा है, या इसी तरह कोई शेर है, कोई जानवर है, कोई जानवर है उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो वहाँ बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई भी इस तरह का डरावना ख्वाब देखे तो सबसे पहले उसको देखे ये मेरे नफ्स की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। अगर वो अपने नफ्स और शैतान की तरफ से देखता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना शैतान आपका कोई ज़्यादा नुकसान कर सकता है और ना ही आपका नफ्स आपका नुकसान कर सकता है। तो और ये भी रात के अव्वल, दोम और सोम हिस्से के मुताबिक आदमी को देखना चाहिए। बस उसमें यह है कि 2-3 आयात वगैरह वो पढ़ ले। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। चलिए आयात भी बताइएगा और एक कॉलर में उनसे भी बात कर लेते हैं। उसामा है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है ख्वाबों के हवाले से। जी जी। सवाल ये है कि बाज़ लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु को जो है वो ख्वाब में देखा है, तो इससे क्या मुराद है? और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका दीन के साथ ताल्लुक भी नहीं होता, वो भी ये दावा करते हैं। नहीं कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा आपका। देखें, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है, आपने हदीस में फरमाया मर रानी फिल मनामी फ़क़द रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने गोया कि मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक मुनीबा बात जो समझने वाली है कि जिसको शैतान ये धोखा दे दे कि वो शैतान आए और कहे कि मैं नबी हूँ, ये झूठ तो बोल सकता है ना। सही है। अगर आपने नबी को देखा है तो फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस और चेहरा अनवर को हदीस में जो बयान किया गया है उससे पूरा कॉपी करके देखे। ठीक है। आपके बाल कैसे थे, आपका चेहरा अनवर कैसा था, आपके हाथ कैसे थे, आपका कद काट कैसा था, वो पूरा हदीस में मुकम्मल शमाइल तिरमिज़ी में अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें बयान होती हैं। अब रही बात यह है कि लोग खाम खा बसौकात ये है कि वो झूठ बना के रसूल कायनात का ख्वाब बना के फिर लोगों से पैसे भी बटोरते हैं और लोगों को खाम खा अपने आप का वली भी और वलायत भी साबित करते हैं। ये चीज़ें नहीं, इससे डरना चाहिए। ख्वाब झूठ तो वैसे ही नहीं बयान करना चाहिए, और झूठ की निस्बत रसूल कायनात की तरफ करना तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की पनाह है। तो लिहाजा जो आदमी नबी कायनात को ख्वाब में देखता है, उस आदमी की अगर ख्वाब में आपकी ज़ियारत के बाद तब्दीली नहीं वाक़ई होती, उसकी नमाज़ें दुरुस्त नहीं होती, उसकी तिलावत दुरुस्त नहीं होती, उसका अकीदा तौहीद ईमान अमल साले दुरुस्त नहीं होता, तो समझ लो कि उसने रसूल कायनात को नहीं देखा। ये मुमकिन ही नहीं है कि आम किसी नेक आदमी की आप सोहबत लेते हैं तो उस सोहबत का, नेक सोहबत का आपके ऊपर असर होता है। और इस तरह के अगर कोई बहुत ही पुरस्कार वाक़यात या ख्वाब आपको आ रहे हैं, डरावने ख्वाब, घबराहट आपको हो रही है, बेचैनी होती है, तो जिस तरह जो आयतें हाफिज़ साहब ने बताई हैं उनको ज़रूर पढ़ें ताकि इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, सर दर्द के हवाले से बात करते हैं क्योंकि ये आम है मगर एक अहम तिबी मसला भी है जो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़ी आबादी को मुतासर करता है। पाकिस्तान में की गई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 76% बालिग अफराद साल में कम अज़ कम एक बार सर दर्द का तजुर्बा ज़रूर करते हैं, जिनमें टेंशन टाइप हेडेक तकरीबन 44% है और माइग्रेन तकरीबन 22% सबसे आम इकसाम है। अब सर दर्द की वजूहात हम आज के सेगमेंट में जानेंगे। हालिया इंफॉर्मेशन से ये बात साबित हुई है कि फ़िज़ियोथेरेपी सर दर्द के इलाज में एक मौसर, महफूज और बग़ैर दवाइयों के तरीका है जिससे दर्द की शिद्दत और दुरानिये में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इसलिए सर दर्द के मौसर इलाज में फ़िज़ियोथेरेपी का किरदार निहायत अहम समझा जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे सर दर्द को जो है ना भगाया जा सकता है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शम्सुल हक मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं। डॉक्टर शम्स, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन। डॉक्टर शम्स, सर दर्द एक ऐसा मसला है जो होता तो यहाँ पे है लेकिन वो पूरा हमें मफलूज कर देता है। वो दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये सच है। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि इसकी बहुत सी टाइप्स हैं।
नॉट एवरी टाइप इज लाइक, हर टाइप ऐसी नहीं है कि जो आपको इस लेवल तक ले आए, इतनी सिवेरिटी और इतनी शिद्दत तक ले आए कि आप मुकम्मल तौर पर लाइक फील करें कि दैट यू कैन नॉट बी एक्टिव। आप रह सकते हैं एक्टिव। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो सिवियर हैं, कुछ ऐसी हैं जो इतनी सिवियर नहीं है। जैसे आपने अभी एक टेंशन टाइप हेडेक की बात की, इसके साथ माइग्रेन है, इसके साथ क्लस्टर हेडेक है, और फिर इसके साथ एक आजकल जो बहुत कॉमन देखी गई है और लोग इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कैजुअल लेते हैं, दैट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अच्छा, फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा रोल जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक में है। मतलब गर्दन से दर्द आ रहा है सर के अंदर, तो वो कैसे, सर्वाइकल कहाँ स्पाइन से आ रहा है, किस साइड से आ रहा जी, होगा? मैं वो शेयर करता हूँ। इन चारों टाइप्स में मैं सीधी सीधी टिप्स शेयर करूंगा जो लोगों को समझने में आसानी हो। जब भी गर्दन से यानी सर्वाइकल स्पाइन से दर्द आएगा तो वो आपकी स्कल के निचले हिस्से से, जिसको हम ऑक्सीपिट कहते हैं, यहां से शुरू होगा और वो हमेशा एक तरफ रहेगा, यूनिलैटरल रहेगा। अच्छा, एक तरफ रहेगा और फ्रंटोपैरेटल यानी ये वाला हिस्सा, और टेम्पोरल, सॉरी, ये साइड वाला हिस्सा, यहां पर ज्यादा दर्द आ रही होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, गर्दन के पिछले हिस्से से सही है, ऊपर की जानिब आएगा और एक तरफ रहेगा। ठीक है। लेकिन जो टेंशन टाइप हेडेक है, ये दोनों तरफ रहती है। ओके, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक तरफ आए। ठीक है, ठीक। और अगर हम तीसरी टाइप माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन जो है वो अपनी साइड शिफ्ट करती है, कभी एक तरफ होगी, कभी दोनों तरफ होगी। और माइग्रेन का जो पेन कैरेक्टर है, ये याद रखना है, माइग्रेन के पेन कैरेक्टर में थ्रॉबिंग पेन आती है, वेव्स की फॉर्म में पेन आती है, अचानक बढ़ी कम हो गई, अचानक बढ़ी कम हो गई। सो दैट इज समथिंग, जब वो बढ़ती है कम होती है तो उस माइग्रेन के साथ एक और कैरेक्टर ऐड होता है, वो है नौजिया। साथ ही साथ जो है ना वो दिल घबराना शुरू कर देता है, वॉमिट का फील आना शुरू हो जाता है। तो ये माइग्रेन के क्लासिक फीचर्स हैं। फिर माइग्रेन जो है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकती है, एंड दैट इज समथिंग कि फॉरन पेशेंट को फिर ये सिविरिटी है, ये शिद्दत है, यहाँ जाकर उसको लेटना पड़ेगा, सुपाइन में जाना है उसने, और उसने फौरन कोई ना कोई मेडिकेशन लेनी है जो डॉक्टर ने उसको, न्यूरोसर्जन ने प्रिस्क्राइब की हुई है। तो इसके क्या एक्सरसाइज क्या है, क्या फिजियोथेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, जहाँ पे कॉज ज्वाइंट और मसल निकलता है, जाहिर हम उसको मोबिलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि जी अगर ज्वाइंट की टेंशन बन गई है और ज्वाइंट जो है वो वहां पर वीक हो रहा है और उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि दर्द की वजह से क्या होता है कि हम ना सबसे पहला काम होता है अकड़ जाते हैं, रिफ्लेक्स आता है, ओहो दर्द हो गई है, अब पेशेंट मूव नहीं कर पा, ठीक है, अब उसको स्लाइटली वहां पर मूव करने की जरूरत है। और उसी के साथ जो मसल खिंच गए हैं उनको स्ट्रेच करने की जरूरत है। जैसे ही मसल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स बड़ी आसानी से ब्लड फ्लो को बेहतर करके, हीट बिल्ड करके उनको उस फेज में से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जी जरूर, इसको हम चिन टक कहते हैं। और चिन टक आजकल बड़ी कॉमन भी है, लोग मतलब देखते भी हैं, लेकिन इस कंडीशन में बड़ी इफेक्टिव है। हम क्या करते हैं, हम किसी दीवार के साथ अपना सर लगा लेते हैं, दीवार के साथ खड़े हो गए, सर लगा लिया, और फिर अपनी चिन को अंदर की तरफ मूव करना है। अच्छा, अब देखें आप गलत क्या कर रही हैं, आप गर्दन को नीचे मूव कर रही हैं। अब मुझे देखना, आपने चिन इन, चिन आउट, चिन इन, यस दैट्स गुड, दैट्स बेटर। नाउ यू कैन फील कि आपका जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है वो मूव कर रहा है इसके साथ। सो दैट इज क्लासिकल मूवमेंट ऑफ C1, हमारा सबसे पहला मोरा जो है उसकी एक क्लासिकल मूवमेंट है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। आप अगर चिन टक यूं बना कर रखें तो पीछे स्ट्रेच बिल्ड रहेगा, गर्दन के पीछे स्ट्रेच रहेगा, और वो स्ट्रेच जो है आप 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बना के रख सकते हैं, और 1 मिनट तक आप फिर बना लें और फिर छोड़ दें। उसको 20-20 बार जो है वो रिपीट करना चाहिए। ये लेट कर भी किया जाता है, लेट कर भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आप सीधा लेट जाते हैं और इस तरह चिन टक कर लेते हैं और चिन टक के बाद थोड़ा सा गर्दन बेंड कर लेते हैं तो पीछे स्ट्रेच भी साथ आ जाता है, और दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इससे ज्यादा इफेक्टिविटी हमें वहां पर भी मिल रही होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि चूंकि इस सर्वाइकोजेनिक हेडेक का एक क्लासिक फीचर ये है कि ये जो गर्दन के साइड वाले पट्टे हैं ना, ये भी खिंच जाते हैं साथ। अपर ट्रेपीजियस, लिवेटर स्केपुलाe, एक दो और मसल्स हैं, ये सारे खिंच जाते हैं। तो इसके लिए बड़ी आसान सी स्ट्रेचेस हैं, वो कर ले। आप एक तरफ से अपना हाथ यूं रखें और दूसरी तरफ गर्दन को पुल कर लें,
यस दैट्स ग्रेट, मुझे पता है आप एक्सरसाइज करती हैं, आई नो दिस एंड दैट इज व्हाई यू आर फिट। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेच लाइट सा आपने एक तरफ फील करना है एंड जस्ट होल्ड इट फॉर 5 to 10 सेकंड्स। अगर आप 30 सेकंड्स तक आपका थ्रेशोल्ड है, आप बर्दाश्त कर सकती फिर हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है। वो तो बेहतरीन चीज है। आप वर्क प्लेसेस पे भी पोस्चर की बात करें तो पोस्चर की वजह से जो पेन्स आती हैं, लोग बैठे हैं दफ्तरों में और जनाब लंबे लंबे अरसे के तक जो है ना वो लैपटॉप पे काम कर पे रहे है, हैं, तो हाँ। उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव सही है, है। ठीक दोनों तरफ भी कर ले। इसके बाद फिर नीचे रख के सर गर्दन को नीचे करके नीचे की तरफ भी पुश कर लें तो आपका सारा अपर ट्रेपीजियस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता ठीक है। इसके बाद अगर घर में हैं आप तो आप उल्टा लेटकर सिंपली अपने जो दोनों बाजू हैं इनको रोटेट कर लें लाइक दिस। ठीक है। ठीक है, शोल्डर्स को रोटेट कर लें और रोटेट करके मूव अप एंड डाउन, मूव अप एंड डाउन। दैट इन्वॉल्व्स योर मिडल ट्रेपीजियस, जो चेस्ट के दरमियान वाले मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी हमने जो पहले गर्दन की की है वो ऊपर वाले मसल, ऊपर वाले हैं, लेकिन जो नीचे वाला दरमियान वाला मिडल और लोअर है उसके लिए हमें ये इंटरनल रोटेट करके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आप ये करें एंड यू विल बी लाइक कि दुनिया में वापस आ गए। हम जाके जब ऑफिसेज में और स्पेशली वेलनेस सेशंस जब हम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर तो लोग कहते हैं कि ये तो इतनी सी बात थी, ये तो इतनी सी बात लेकिन मतलब किसी ने बताया नहीं। हाँ। लेकिन अब जो सुनने वाले हैं हमारे वो भी नहीं कहेंगे कि किसी ने बताया। हाँ, ठीक अच्छा, इसके अलावा घरों में अक्सर आजकल लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो अपने पास बैंड्स रखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज बैंड्स बड़े कॉमन हैं, दे आर वेरी कॉमन एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो इससे भी आप मोबिलाइज कर सकते हैं अपने आप को एंड इट्स वेरी इजी। आप अपनी गर्दन पे जहां पर ऊपर मतलब आपको पेन है कहाँ पे पेन है, वहां पर आप इसको प्लेस करते हैं। ठीक है। ठीक है जी, फ्रॉम वन साइड एक तरफ से आप एक फोर्स बना के रखते हैं नीचे को, आई विल बी होल्डिंग इट लाइक दिस। ठीक है, और क्या करते हैं कि जो दूसरी साइड है नाउ सी, मैं गर्दन की रोटेशन यानी अब मैं C2 पे काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। C2 पे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वो रोटेशन में इन्वॉल्व है और जैसे ही सर्वाइकोजेनिक हेडेक आती है तो रोटेशन नहीं कर पाते हम, सही है। मूव नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मूव करेगा तो वो दर्द ज्यादा होगी। दर्द आएगा। अब आप उसको भी मूव करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। आप एक तरफ से नीचे फोर्स लगा रहे होंगे, आई एम पुलिंग इट डाउन, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस एंड आई एम रोटेटिंग एंड पुलिंग इट आउट ओके। like this. Go with the flow and then come back. Then go with the flow, go with the movement and then come back. And honestly मुझे भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त हाँ स्ट्रेच मिल रहा है और मेरा जॉइंट मुझे बता रहा है कि yes you are getting relaxed. Okay, ठीक है। दोनों तरफ स्ट्रेच देना है। I am pulling it down और यहाँ वहाँ से से नीचे उसको भी आप कर रहे हैं एंड द लेफ्ट साइड। आप दूसरे बैंड्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये बैंड जो है वो दूसरा इस्तेमाल किया। एक होते हैं विदाउट दीज एंड्स, आप वो वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके थ्रू भी ये दे आर वेरी कॉमन एक्सरसाइजेस घरों में बड़े आसानी से सिर्फ मोबिलाइज करें और उसके साथ स्ट्रेचेस करें, अपने अपर लोअर ट्रेपेजियस को चला के रखें तो बहुत बेहतर रहता है। बहुत यही तो मसला होता है कि हम मोबिलाइज नहीं कर रहे होते अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, जिसकी वजह से फिर ये जो पेन है ना ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो हमने कोशिश की है कि आपको बताया जा सके कि किस तरह की हेडेक्स होती हैं और उनका इलाज क्या है फिजियोथेरेपी के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर शम्सुल हक मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स कि आप आए और इसके ऊपर बात की। जनाब अब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं और आज की जो गेस्ट हैं हमारे साथ जिनसे आपकी मुलाकात करानी है, बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट पीसीज बनाती हैं वो, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सारा जावेद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, उनकी स्किल जो है ना वो जानते हैं, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। सारा आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा बताइए अपने बारे में, किस तरह का स्किल है आपका और क्या काम करती हैं? मैंने ये स्टार्ट वैसे बचपन से शौक़ था, प्रॉपर मैंने कहीं से डिग्री नहीं ली, शौक़ की वजह से मैंने सीखा था। इसमें मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ
ऑयल पेंट्स में बनाती हूँ, स्केचिंग जो पेंसिल वर्क है उसमें करती हूँ। इसके अलावा कैलीग्राफी जो मोस्टली मैं करती हूँ वो कैलीग्राफी है। तो कैलीग्राफी डिफरेंट मीडियम्स पे, एक्रेलिक में, ऑयल पेंटिंग्स में, इस तरह से जो है वो मैं काम करती हूँ। आप कर रही होती हैं। और ये मतलब कितने साल हो गए अभी आपको प्रोफेशनली इसको परसू करते हुए? प्रोफेशनली मुझे करते हुए 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए जी, लेकिन उससे पहले जो शौक में मैं करती थी, गिफ्ट्स कर देती थी या इस तरह करती थी, उसमें मुझे 5 to 7 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। और ये कहीं से सीखा था आपने प्रॉपरली या फिर बचपन से, जैसे हम स्केचिंग कर रहे होते हैं या पेंटिंग कर रहे होते हैं बचपन में, तो वही करते करते आप इतनी माशाल्लाह प्रोफेशनल हो गई हैं? एक्चुअली मेरी जो मदर थी, मदर हैं वो आर्टिस्ट हैं। अच्छा। उनको देख देख के, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा होता है घर में जो अपनी इस साइड पे जाता है, तो बस उनको देख देख के मुझे शौक़ हुआ कि मैंने भी करना है और मैंने सीखना है। तो बस उन्हीं से मैंने सीखा और उनके साथ करते करते बस मैंने स्टार्ट किया। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे हम दिखा भी देते हैं सारा का काम जो है, ये देख सकते हैं कि ये कैलीग्राफी भी करती है, सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी बनाती है, डिफरेंट चीज़ें। और ये बहुत ही खूबसूरत जो कैलीग्राफी की हुई है सारा ने, और लोहे कुरानी ये लिखा हुआ है और ये ऑयल पेंटिंग में बना हुआ है। ऑयल पेंटिंग के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। और इसको बनते हुए कितना टाइम लगा था? इसको 2-3 दिन लगते हैं। अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो बस फिर 2-3 दिन ही लगते हैं। ठीक है। और ये इसकी बेस क्या थी, किस चीज़ के ऊपर ये बनता है? ऑयल पेंट तो यूज़ हो रहा है? जी, ऑयल पेंट यूज़ हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं पर्सनली काम करती हूँ ना, तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं कैनवस पे काम करूँ। लेकिन जिस तरह ऑर्डर्स आते हैं तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे बनवाना चाहते हैं। वो हार्डबोर्ड पे, जैसे ये हार्डबोर्ड पे बना हुआ है, ये सारा हार्डबोर्ड पे, हार्डबोर्ड पे, ये भी हार्डबोर्ड पे, ये भी हार्डबोर्ड पे। तो हार्डबोर्ड पे लोग बनवाते हैं जिस तरह से वो प्रेफर कर लें कि हार्डबोर्ड पे बनवाना है, MDF पे बनवाना है, कैनवस पे बनवाना है, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं फिर यही करती हूँ कि कैनवस के ऊपर बनाओ। कैनवस के ऊपर बनाए। उसके ऊपर बनाने में आसानी होती है? क्या होता है उसमें, डिफरेंस क्या है कैनवस में या उसमें? ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट पीस है सारा का। जी, ये भी बोर्ड के ऊपर ही बना हुआ है। बोर्ड के ऊपर है? ये बोर्ड के ऊपर है। और ये ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंट मिक्स है। अच्छा, मतलब ये मिक्स मीडिया में बनाया हुआ है। पेंट और एक्रेलिक दोनों मिक्स हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल पेंट है? जी, ऑयल पेंट के साथ बना हुआ है। और ये वाली जो है, जो ये वाली है, ये भी बोर्ड पे ही बनी हुई है और ये ऑयल पेंट्स में है। अच्छा, ये सारी ऑयल पेंट के साथ बनी हुई है। ठीक है, ओके। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी आर्ट पीस है सारा का। ठीक है, ये सारी कैलीग्राफी है जो सारा ने हमें दिखाई है। और साथ साथ सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी सारा बनाती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वो आगे पड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, कैमरे के थ्रू आप देख सकेंगे कि सेल्फ पोर्ट्रेट्स जो हैं सारा ने बनाए हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो सारा इसकी स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं अगर किसी ने इस चीज़ को परसू करना है, ये सीखना है, कैलीग्राफी सीखनी है? अगर कैलीग्राफी सीखनी है, वैसे तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप मेरे से नहीं लेना चाहते या आप कहीं और से करना चाहते हैं, तो बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवा रहे हैं। जैसे सनतजार है, दुबई चौक में, इकबाल टाउन में सनतजार है, वहाँ पर ये क्लासेस दी जाती हैं। कस्बे बहबूद में ये क्लासेस दी जाती हैं। तो इस तरह के आप इंस्टीट्यूट्स में जाके सीख सकते हैं। और अगर आप बिजनेस एज अ बिजनेस इसको लेके जाना चाहते हैं, तो जैसे सर्कल वुमेन है, मैंने सर्कल वुमेन के साथ ये सीखा था। मतलब DLP की मैंने क्लासेस ली थी, क्योंकि मेरी नेटवर्किंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इंट्रोवर्ट किस्म की थी। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने सर्कल वुमेन के साथ मैंने कोलैबोरेट किया। तो ये कितना अच्छा बिजनेस है अगर इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना है किसी खातून ने? अगर आप लेके चलना चाहते हैं इसको, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा। आप प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत होता है। आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब इसको एज अ बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब थोड़ी कोई हर्डल्स भी आती हैं अगर इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं तो, या नहीं? मतलब कोई मटेरियल नहीं मिल रहा या कोई ऐसी चीज़ है, या लोग जो है ना वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और पैसे बहुत ज़्यादा हैं, या इस तरह कुछ एक्सपेंसिव बहुत है? लोग इस तरह करते हैं कि जाहिर है आपने अपने बजट में रह के चलना होता है। जिसने भी जो चीज़ लेनी है वो अपने बजट में रह के लेनी है। लेकिन हमारे पास इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। हम यहाँ इसके सारे मटेरियल्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। फ्रेमिंग आपकी इजीली हो जाती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो
मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ, लेकिन ये है कि आप प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा है कि अगर आपकी 10,000 की चीज़ है तो वो 20,000 में भी सेल हो जाती है, तो इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ ये है कि आप सही प्लेटफॉर्म को अप्रोच करें, आप सही लोगों से मिलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सही है। थैंक यू सो मच सारा कि आप आई और अपना जो काम है वो हमारे थ्रू आपने लोगों तक पहुंचाया है। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि हमारे बच्चे और सोशल मीडिया इस तरह हो चुके हैं, ना हमारे बच्चे बाज आते हैं सोशल मीडिया यूज़ करने से, और ना ही कह लें कि कोई बेहतरी आ रही है इस चीज़ के अंदर, ना ही कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि किस तरह इनको अलग किया जाए ताकि मुस्बत तरीके, मुस्बत रवैये इख्तियार किए जाएं। अब सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बच्चों की जहन साजी के लिए ठीक नहीं होती हैं, जो हमें नहीं पता हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे ऐसी क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। वो गेम्स के थ्रू देख रहे होते हैं, वो वीडियोस के थ्रू देख रहे होते हैं, वो ऐसा कंटेंट अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, जो उनके लिए हार्मफुल होता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो क्या इक़दामात उठाने चाहिए, और सोशल मीडिया किस तरह हमारे बच्चों के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, किस तरह की चीज़ें अब हमें करनी चाहिए जो वक्त की अशद ज़रूरत बनती जा रही है। सोशल मीडिया को क्या अब कंट्रोल में लेकर आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की कह लें कि बेहतर तरबियत हो सके, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए रज़ा उर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ जी। आप बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज़ की टीम का जी। रज़ा साहब, आज का टॉपिक जिस तरह मैंने बात की कि बच्चे और सोशल मीडिया आजकल ऐसे हैं जी, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, सफ़र भी कर रहे होते हैं कि मोबाइल से हटाना बच्चों को उसकी लत से जो है ना जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। तो किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है हमारे बच्चों की दिमागी सूरत हाल पर, जहन साजी किस तरह की हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, इसका इम्पैक्ट क्या है? मुनीबा, ये बच्चे आज तो सोशल मीडिया के साथ बहुत अटैच हैं, बहुत है, और सब बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10-15 साल के बाद वालिदैन को ब्लेम करेंगे कि अगर हम एक गलत काम कर रहे थे तो आप हमें रोक क्यों नहीं रहे थे। आज रोकते हैं तो वही बच्चे फिर कहते हैं कि आप मेरा ख्याल है वालिदैन के रोकने का अंदाज ज़रा थोड़ा सा नरम है, या थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए या एज वाइज बच्चों के लिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए। और मेरी ये तजवीज़ थी, और मैंने चंद दिन पहले ये पेश भी की कि आप जो 13 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो टोटल पाबंदी लगाई जाए। 13 से 16 साल के बच्चों को लिमिटेड टाइम दिया जाए, 16-17 साल के बच्चों को लिमिटेड टाइम दिया जाए, और वो भी उनकी वेरिफिकेशन करके नादरा का कार्ड देख के, और इसके बाद जो 18 साल से ऊपर है उनको अलाउ किया जाए, और वो भी नादरा के कार्ड के बैकअप के साथ होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया भर में अब ये ट्रेंड आ रहा है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। डेवलप्ड ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी लगाई भी है, ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगाई है, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज पे इस पे बहुत सीरियसली काम हो रहा है, और अब वो ये बात मान चुके हैं कि बच्चों की इसके ऊपर एक्सेस जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, और वो जो बच्चों की एक्सेस हो वो मॉनिटर भी होनी चाहिए, और उसके साथ उनके वालिदैन के उसके रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो दुनिया में अगर एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो हमें भी वो करना चाहिए, जबकि दुनिया में तो अगर आप देखा जाए तो उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है और बच्चों की जो जहनीत है उसका लेवल क्या है, तो ये बहुत फ़र्क होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उनसे भी पहले ये इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, और फौरी इसके ऊपर इक़दामात होने चाहिए, ताकि ये जो आजकल हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। देखिए, टीचर वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। टीचर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का टाइम स्पैम जो अपनी स्टडी के अंदर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो फोकस नहीं करते, उनका टाइम जो है अपना स्टडीज़ का वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों का जो तवज्जो है अपने तमाम उन चीज़ों के ऊपर जो होनी चाहिए थी, जैसे कि खेल था, उनके बाहर जाने के मामला थे,
سائیکلنگ تھی, فٹ بال تھا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر توجہ کم ہو گئی ہے, اور اب ان کا ٹوٹل فوکس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں, اس میں لائکس کو دیکھیں, اس میں فالوورز کو دیکھیں, وہ بڑے کتنے ہیں, وہ کم کتنے ہوئے ہیں, اس کے لیے کیا کچھ کریں. اب کے ہمارے بچوں کا تو بچپن ہی چھن گیا ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے. دیکھیں یہ تو بچوں کے کھیلنے کے دن تھے, بچوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے والدین کے دن تھے, ٹیچرز کے ساتھ اس کے پڑھنے کے دن تھے, اور وہ آپ نے اپنا میجر ٹائم جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر رہے ہیں بچے. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پالیسیز کیسی ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جس میں سوشل میڈیا ریسٹرکٹ ہو, لیکن بچوں نے اے آئی پہ کام کرنا ہے, بچوں نے اپنے اور بہت سارے لیپ ٹاپ کے ساتھ, موبائل پہ, کمپیوٹرز پہ جو اپنی دوسری سکلز حاصل کر رہے ہیں, وہ تو ایک نیڈ آف دا ٹائم ہے, اس کے لیے بچوں کو ٹائم دینا بھی چاہیے, اور اس کے اوپر بچوں کو اپریسیشن بھی ملنی چاہیے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ لمیٹڈ ایکسیس دیں. میرے ایک استاد محترم ہیں عدیل ہاشمی صاحب, آپ نے ان کا سنا ہوگا, وہ ٹریننگز دیتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ بچوں کا جو یہ ٹائم اسپیم ہے, یہ جو اسکرین ٹائم ہے, یہ بہت زیادہ ہے, تو اس کا کوئی سلوشن سجیسٹ کریں. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ بچوں کو آپ یہ موبائل پہ مت دیں, بچوں کو آپ یہ لیپ ٹاپ پہ کر دیں. ان کی لیپ ٹاپ پہ یا پی سی پہ کوئی بھی, اگر آپ ان کو سوشل میڈیا دینا چاہتے ہیں تو نہیں, یعنی فیس بک کی بات ہو رہی ہے یا کوئی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو جس دن موبائل سے نکال دیں گے اور بچے کو ہیسل کرنی پڑے گی, اس دن اس کا یوز اسی دن 50% کم ہو جائے گا. اور یہ میں نے پریکٹیکل کیا, یہ ایسا ہوتا ہے, یعنی مجھے 100% رزلٹ ملے, زیادہ ہی ملے. تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کو بچوں کو موبائل پہ مت دیں, انہیں کہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو انسٹال کر لیں. وہ لیپ ٹاپ کو کھولنا انسانی ذہن کو تھوڑا چیزیں مشکل لگتی ہیں, ہیسل لگتی ہے کہ اچھا اس کو کھولیں گے پھر سارا کریں گے. انسان کا جو ذہن ہے نا وہ سب سے زیادہ ایزیسٹ اور کمفرٹیبل زون میں جانا پسند کرتا ہے, یعنی موبائل کمفرٹیبل زون میں ابھی کھولا, ابھی آپ نے چیک کر لیا, لیکن اگر لیپ ٹاپ کھولنا ہے, لاگ ان کرنا ہے, پھر اس میں براؤزر میں جانا ہے, پھر وہاں فیس بک کھولنا ہے, یہ 4 پروسیس سے گزرنا ہے, وہ سوچے گا رہنے دیں. میں نے ایک اور سوال ان سے کیا, جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے عدیل ہاشمی صاحب نے, کہ اگر آپ کوک پینا پسند کرتے ہیں یا پیپسی پینا پسند کرتے ہیں, اور آپ کو پیپسی اگر فریج میں پڑی ہوئی ہے تو ابھی جا کے نکال لائیں گے اور آپ پی لیں گے, لیکن اگر اسٹور سے لے کے آنی ہے تو آپ پہلے اگر 3 پیتے تھے ڈیلی کی, اور اگر آپ کو 3 دفعہ اسٹور جانا پڑے تو پھر آپ 3 دفعہ نہیں جائیں گے, تو آپ فوری طور پہ اس کو ریڈیوس کر لیں گے. اور یہ بڑی اچھی پالیسی تھی, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنایا جائے, اور یہ اس کے دور رس نتائج میں حاصل کر چکا ہوں, تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب آپ ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے اس کو, میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اس کے بہترین نتائج ملے ہیں, پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اچھے نتائج ہیں, اچھے نتائج آئے ہیں. ویسے انسانی سائیکالوجی بھی یہ ہے نا, لیکن آپ کو بار بار جانا پڑے گا نا, آپ کا برین کہے گا نہیں میں گھر میں پانی ہی پی لیتا ہوں, کوئی شربت ہے تو میں اسی کو پی لیتا ہوں, تو مجھے باہر سے نہ لانا پڑے. گو کہ آج وہ ڈیلیوری کی جو آپشن ہے وہ موجود ہے, ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے, فوڈ پانڈا آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنا بھی بعض دفعہ نہیں کرنا چاہتے کہ میں اس کے لیے فوڈ پانڈا کی سروس لوں اور میں چھوٹا ایک آرڈر دوں اور اس پہ میں اتنے چارجز پے کروں. تو وہ آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر آپ کا برین کہتا ہے نو, یہ نہیں, اتنے نہیں دینے, ہم اس پہ اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس طرح کے رولز کو اپنا کے بھی والدین اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور کر سکتے ہیں. یہ تو میں ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں, لیکن اس میں بیسک کردار گورنمنٹ کو ادا کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو چاہیے اس کی ریسٹرکشنز لگائے, اور ایج وائز ریسٹرکشنز لگائے, اور انٹرنیشنل رولز جو بن رہے ہیں اس کو فالو کریں, فالو کریں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. گورنمنٹ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور جتنے بھی والدین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ جو ہے نا, یہ ہماری کانورزیشن جو ہم نے کی ہے آج کی, اس سے آپ کو کچھ کہہ لیں کہ سبق آموز چیز ملے, اور آپ اپنے بچوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ اب اقدامات اٹھانا شروع کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے. ان سے تھوڑا سا انہیں بچانے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پھلے پھولے کامیاب ہو اپنی زندگی میں. ہمارے ساتھ رضا الرحمان صاحب موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی ہے. موسم کی شدت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. موسم کی شدت ایز وی نو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے روز بروز. آج 4 کم سے کم جو درجہ حرارت تھا وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے والا ہے, زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا, اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید ٹیمپریچر ڈراپ کرنے جا رہا ہے. سردی کی شدت مزید بڑھے گی, خشک سردی پڑی ہے, بارشیں نہیں ہوئی ہیں. نومبر دسمبر دونوں مہینے ہمارے جو ہے نا وہ خشک گزر چکے ہیں. تو اس سے کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے, آنے والے دن کس طرح کے گزریں گے, اور کس طرح کی تبدیلیاں مزید ایکسپیکٹڈ
इम्पैक्टेड हैं, इस पर हमने बात करनी है। हबीबुल हक रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया जी। हबीब साहब, लाहौर में तो सर्दी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये वो वाला मौसम होता था जिसमें थोड़ी हल्की सर्दी हो जाया करती थी, दिसंबर क्योंकि पीक पे हुआ करता था, लेकिन दिसंबर भी इस तरह गुजर गया सर्दी के बगैर, नवंबर भी इसी तरह गुजर गया। अब जैसे ही नया साल आया है, नया महीना शुरू हुआ है, सर्दी ने जो है ना वो कह लें कि फॉरवर्ड गियर पकड़ लिया है और सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। इसी तरह आने वाले दिनों में भी सर्दी रहेगी क्या? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है ग्रेजुअली तो बढ़ेगी, और इसलिए हमें अजीब सी लगती है क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है शादियों का उसको मुतासर कर रही है। हमने शादियों के शेड्यूल 6 माह पहले तय किया होता है कि हमने स्कूल की छुट्टियां कब से शुरू करनी है, सर्दी आए या ना आए, और हमने कपड़े कौन से पहने। खैर ये तो एक बात है, लेकिन देखें इस वक्त जो इस मौसम में सर्दियां आएंगी वो बिल्कुल एक अजनबी सी सर्दियाँ होंगी, अजनबी सी, ठीक है। और उसमें ये है कि अनप्रेडिक्टेबल होगी, गैर यकीनी सूरत। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होके 1 तक भी जा सकता है। आज 4 जाना है कम से कम, और ये 1 तक भी जा सकता है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए सर्दियाँ तो होती है ना, ग्रेजुअली सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फरवरी तक भी चला जाता है। लेकिन ये सर्दियों की ये खूबी होगी कि गैर यकीनी होगी, अनप्रेडिक्टेबल होगी। कभी दिन के वक्त तो गर्मी हो जाएगी और कभी रात को शदीद सर्दी हो जाएगी, और कभी आप महसूस करेंगे कि बादल तो सुबह है नहीं थे, रात को बारिश कैसे होगी। और ये अनप्रेडिक्टेबल जो मौसम है, ये असल में 4-5 साल के बाद जो पीरियडिकली एक इफ़ेक्ट आता है पूरी दुनिया में, उसको कहते हैं एल नीनो। एल नीनो उसकी टर्मिनोलॉजी है। उसमें ये होता है, देखिए सर्दियाँ और गर्मियाँ तो बदलती हैं ना, ग्लोबल वर्टेक्स जो बदलती है, हमारी ज़मीन जो घूमती है उस लिहाज से कि जो क्लोज़र हैं वहाँ सर्दी आ जाती है, जो दूर होती हैं वो सर्दी आती है, जो क्लोज़र होते हैं वहाँ गर्मी आ जाती है। लेकिन एक होता है पोलर वर्टेक्स, ठीक है, कि हमारे जो पोल्स हैं ज़मीन के, उसके इर्द गिर्द हवाओं का जो हाला बना होता है वो कभी वीक हो जाता है 3-4 साल बाद। वो जब वीक होता है तो इफ़ेक्ट डालता है पैसिफिक ओशन पे। अच्छा, पैसिफिक ओशन पे जब इफ़ेक्ट होता है तो रात के वक्त कभी उसकी जो समंदर की लहरें होती है, ऊपर वाली सतह होती है वो सर्द हो जाती है, और कभी नीचे वाली सर्द हो जाती है। उसका ये इफ़ेक्ट होता है कि पूरी दुनिया के जो मौसमी हालात सर्दियों में ख़ास तौर पर वो इनडेफिनेट हो जाते हैं, और कभी बहुत सख्त किस्म की विंड चल रही होती है, और कभी आप देखेंगे कि अगले दिन ही सूरज तमाज़त उसकी पूरी अरूज पे होती है, लेकिन अगली रात पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होगी। और आप ये नहीं कह सकेंगे, प्रेडिक्शन नहीं कर सकेंगे कि 2-4 दिन बाद इसकी क्या नौयत होगी। अच्छा। इस लिहाज से वो गैर यकीनी सूरत हाल है। मतलब अब इतनी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मौसम आने वाला किस तरह का रह सकता है। नहीं, जब आप ये बयान फरमाती हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं, नहीं, ये तो तकरीबन कोई 200-300 साल से ये इम्पेक्ट चला रहा है कि हर 2-4 साल 5 साल बाद ये एक लालीना का इफेक्ट आता है। एक सर्दी या एक गर्मी ऐसी आती है जो शिद्दत में ज़्यादा होती है। गर्मियों में ज़्यादा ये मानसून ज़्यादा आ जाता है, और सर्दियों में शिद्दत इसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला वो सीज़न है कि जिसमें शिद्दत ज़्यादा है। ये आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले भी कहा था कि इस वक्त जो सर्दियाँ आएंगी वो एक्सपेक्टेड हैं कि उसमें लानीना इफेक्ट आएगा और अनप्रेडिक्टेबल होंगी। तो हम कहेंगे कि नहीं अभी तो गर्मी है, लेकिन फिर हमें कपड़े निकालने पड़ेंगे अचानक ही, और कभी हम कहेंगे कि नहीं हम अपनी शेड्यूल ऐसे तय करें कि बारिश ना आए, लेकिन वहाँ फिर ये है कि तेज़ हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी। तो इस मौसम में मैं चाहता हूँ कि आप चाहे सफ़र करें, चाहे घर में हो, सफ़र में हो, हिजर में, जैसे भी हो, कि आप अपने सारे मौसम के जो कपड़े हैं वो अपने साथ रखें, और ये ना सोचें कि भाई ठंड आएगी तो फिर निकालेंगे, जैसे कि हमारी रवायत है कि हम शिद्दत आती है तो फिर गर्म कपड़े निकालते हैं, एहतियात करते हैं। हमें मौसमों की पहले से तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, शिद्दत तो ज़्यादा है, लेकिन क्या इसका दुरानिया भी ज़्यादा होने वाला है इस दफ़ा कि नहीं? हाँ, लानीना का ये भी एक इम्पैक्ट है, और इसकी खसूसियत है कि उसकी जो इसकी लेंथ है वो भी इनडेफिनिट होती है। आप नहीं कह सकते ये सर्दियाँ 1 महीना रहेंगी, 2 महीना। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग कि मे बी कि ये अप्रैल तक भी चला जाए।
अप्रैल तक भी चला जाए, ओके, इसका अप्रैल तक भी चला जाए, लेकिन मार्च तक तो लाजमी है। जैसे आ रहे हैं मार्च तक है इसका, लाजमी तक है। देखें आपके, देखें सराउंडिंग में जितने भी आपके माउंटेनियस एरियाज हैं इंडिया में या पाकिस्तान, वहाँ रेनफॉल तो शुरू हो गई है और 15 दिन पहले शुरू हो गई थी जी, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ओके, ये भी उस इम्पैक्ट के असर में है। देखिए वो हवाएं, एक इम्पैक्ट तो ये होता है कि पैसिफिक ओशन की जो कभी गर्मी लहरें कभी सर्द, और उसका इम्पैक्ट होता है, एक ये होता है कि पोल्स के अंदर जो हवाएं होती हैं वो भी इधर ट्रैवल करती हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी शुमाली हवाएं जी बिल्कुल तो ऐसे। इन दोनों के वो जो मल्टीप्लाई होता है इफेक्ट, उस वजह से ये सर्दियों की अंदाज़ा ये है कि शिद्दत ज़्यादा होगी इस साल, शिद्दत भी ज़्यादा होगी और जो इसका दुरानिया और है, दौरानिया और लेंथ भी ज़्यादा, लेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अप्रैल तक भी जा सकती है। Yes, for सर्दी जो है, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, मतलब हमारे रमज़ान जो है वो भी अच्छा गुजर जाएगा, थोड़ा हल्का हल्का सर्दी महसूस हो रही होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी उसके नहीं। अंदर। देखिए सिर्फ हम लोग तो अपनी आसानी के लिए, फैसिलिटेशन के लिए ना सोचें, ख़ास तौर पर लाहौर की आसानी के लिए। आप ये भी देखें कि जब मौसम इस तरह आगे पीछे होगा तो फिर हमारी क्रॉप्स का जो पैटर्न होगा वो कैसा मुतासर होगा हमारे किसान के लिए, हमारे दूसरों क्योंकि अभी भी ये 2 महीने पीछे खुश्क गुजर गए हैं, खुश्क गुजरेंगे। और आपको पता है कि गंदम की फसल लगी हुई है और उसको पानी नहीं लगेगा, बारिश नहीं होगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अभी क्या हमें कोई इस तरह के इकदाम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमने वेदर को थोड़ा चेंज करना है, बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो क्या हम आर्टिफिशियल रेन की तरफ जाएं या क्या चीज़ कर सकते हैं हम, अगर रेंज नहीं हो रही हैं तो? मैं अर्ज़ करूँ, देखें मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम अपनी मशीनों के ज़रिए, ये गन्स के ज़रिए या दूसरे मैकेनिकल तरीक़ों से हम ना मौसमों को चेंज कर सकते हैं, ना हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये है कि इनडोर कभी ये है कि टेम्परेचर को आगे पीछे करना हो तो आप हीटर लगा लें, दूसरी चीज़ें लगा लें। अदरवाइज़ ये जो मौसम है ये एक नेशनल फिनोमिना है, इंटरनेशनल फिनोमिना है कि जिसमें पैसिफिक ओशन में जो चेंजेस आ रही हैं या हमारे जो पोलर वर्टेक्स में चेंजेस आ रही हैं हवाओं की, ये उसका इम्पैक्ट है। इसमें यही है कि आप प्रिपेयर्डनेस हो, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मौसम भी किसी वक्त भी, शाम को भी आप ठंडा हो सकता है। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे कि सर्दी की शिद्दत इतनी क्यों बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में सर्दी किस तरह की रहने वाली है, क्या वजह है इसके पीछे की, उस पर हम बात कर रहे थे। हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, और इवन दो कि हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर बात की थी कि जनाब इंक्रोचमेंट जो है ना वो बहुत दर्द-ए-सर बना हुआ है और उसके ऊपर पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया था। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक पूरी कैंपेन शुरू की गई थी। आपको जहाँ जहाँ पर भी गैर कह लें कि ज़रूरी तजावुज़ात या गैर कानूनी तजावुज़ात नज़र आते थे, उनका ख़ात्मा किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से। हमारे जितने भी इदारे थे उन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया था। बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ और लोगों के जो दुकानें हैं जिन्होंने गैर कानूनी बनाई हुई थी उनको भी मिसमार किया गया, बड़े बड़े प्लाजे मिसमार किए गए। बहुत सारे ऐसे बाज़ार थे जिन्होंने अपनी कह लें कि दुकान से बाहर भी लोगों को इंक्रोचमेंट दी हुई थी, जगह दी हुई थी जहाँ पर वो बैठते थे। सड़कें ऑक्यूपाइड होती थी, पार्किंग स्टैंड्स ऑक्यूपाइड होते थे। तो इन सबको वागुजार करवाया, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही ये कैंपेन ख़त्म हुई है उसके बाद हमें दोबारा से इंक्रोचमेंट उन्हीं जगहों पर नज़र आ रही है। दोबारा से वही लोग हमें उन्हीं जगहों पर अपनी जगहों को दोबारा से लपेटते हुए नज़र आ रहे हैं जिस पर वो काम कर रहे थे। तो क्या फ़ायदा हुआ? इतना पैसा लगा, इतनी आपने टाइम भी लगाया और उसका फ़ायदा दूर जो है ना असरात हमें नज़र नहीं आए हैं। होना तो ये चाहिए था अगर ऑपरेशन किया गया है तो वो इसी तरह सस्टेन भी रहता,
لیکن کیا وجہ ہے, کس طرح کی پلاننگ اب کی جا سکتی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبید اللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ اربن ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو, الحمدللہ آئی ایم فائن. ڈاکٹر عبید, انکروچمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر جو تجاوزات ہیں وہ واپس سے لوٹ آئے ہیں. جہاں پر ہمیں لگتا تھا کہ گرینڈ آپریشن ہوا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, اب یہ چیزیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں, لیکن وہ دوبارہ سے ہمیں مقامات آکیوپائڈ نظر آ رہے ہیں. اسٹریٹ وینڈرز ہیں تو نیو یارک, لندن اور سنگاپور وغیرہ میں بھی, وہاں پر بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایک الائنمنٹ ہوتی ہے جو یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ, ہمیں کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے انکروچمنٹ کے حوالے سے؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کے اس اقدام کو کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی اور بڑے اچھے طریقے سے اسے مینیج کیا, لیکن یہ سسٹین نہیں کر پا رہا. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ دوبارہ ایوالو ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے لانگ ٹرم سسٹینیبل سلوشن چاہیے. جہاں تک انٹرنیشنل پریکٹسز کی بات ہے, ایون نیو یارک میں بھی اسٹریٹ وینڈرز ہیں, ان کے لیے نیو یارک کی سٹی گورنمنٹ نے کچھ 67 پیجز تھے گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے, بک ہے اس میں, اور اس کے علاوہ ایک 20 پیجز کی لسٹ ہے جس پر نو وینڈنگ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں. یعنی ہر جگہ نہیں ہوں گے وینڈنگ زون, نو وینڈنگ زون آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ان کا سائز, اسٹریٹ کارٹ کا سائز, ان کی لوکیشن, ڈسٹینس فرام فٹ پاتھ, ڈسٹینس فرام اسٹیشن, ٹرین اسٹیشن, بس اسٹاپ, یہ سارا کچھ ڈیفائنڈ ہے اور لوکیشنز ڈیفائنڈ ہیں. اسی طرح سنگاپور میں بھی یہ پریکٹس ہے کہ وہاں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے باقاعدہ. ایسا نہیں ہے ہر جگہ الاؤ کر دیا گیا ہو, لیکن ان کو سسٹینیبل بنانے کے لیے کنٹینیوس مانیٹرنگ میکنزم بھی چاہیے. وہ ہمارے ہاں پیرا فورس بن گئی, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کب تک, کیا ہر جگہ یہ پہنچ سکتے ہیں؟ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. آج کل اے آئی کا دور ہے, تو اس کے لیے میں چاہوں گا اور سجیسٹ کروں گا کہ اے آئی اس کے یوز کرنا چاہیے, اور اس کو تھوڑا سا سیف سٹی اتھارٹی کے کیمراز سے لنک کریں, اور اے آئی سافٹ ویئر کو ٹرین کریں کہ وہ انکروچمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے. جو ہی وہ بنتا ہے اسی وقت امیڈیٹلی وہاں الرٹ ہو اور اس پر ایکشن ہو, بجائے اس کے کہ یہ کنٹینیوسلی پھرتے رہیں اور گرائیں. پیرا فورس تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جو کارٹ والے لوگ ہوتے ہیں, وینڈرز ہوتے ہیں, ان کی تو چیزیں ہی توڑ دیتے ہیں نا جا کے, اور مطلب ٹھیک ہے آپ کارروائی کریں, آپ آپریشن کریں, لیکن نقصان تو نہ کریں کسی کا. اچھا, لانگ ٹرم کی جو آپ نے بات کی کہ اس کو سسٹینیبل کیسے بنانا ہے, اصل یہ ہے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ. اچھا, کاز کیا ہے, ہمیں کاز کو ٹریٹ کرنا چاہیے. میڈیکل ڈاکٹر بھی یہی کرتے ہیں. اگر ہیڈ ایک ہے تو ہو سکتا ہے وہ آئی سائٹ کی وجہ سے, ہو سکتا ہے برین ٹیومر کی وجہ سے, اور صرف پین کلر سے ٹیمپریری سلوشن. تو کاز کیا ہے, اصل میں یہ ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن آف پاپولیشن ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا ایسی پرائم لوکیشن پر, نہ شاپس کا رینٹ تک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ان کو اربن لینڈ تک ایکسیس کیسے دینی ہے, یہ انہوں نے گریب کی ہے. میں کہوں گا غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے, لیکن اپنا رائٹ بائی فورس لیا ہوا ہے, انکروچمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے, دکاندار بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, باقی بھی لوگ ہوں گے جو ان سے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. دکاندار کہتے ہیں ہمیں رینٹ ملتا ہے, جبکہ وہ آگے رائٹ آف وے والا پارٹ آگے اسٹال والے کو کرائے پہ دے رہے ہیں, جو کہ انلیگل ہے. تو اس سگنیفیکنٹ پورشن آف پاپولیشن کو انفارچونیٹلی ہم نے نگلیکٹ کیا ہے. جہاں بھی پلان یا ڈیزائن بنے ہیں ان کے لیے اسپیس نہیں رکھی گئی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ کچھ اسپیس جو ہے نا وہ ہر پلان میں ان کے لیے ایلوکیٹ کریں, تو جو کہ مین روڈ پر نہ ہو, روڈ سے ہٹ کے, جیسے پاکٹس ہوتی ہیں لینڈ کی پارسل, جہاں پہ ان کے آپ سمجھیں کہ ٹیمپریری بازار کی طرح کے ماڈل پر وہ بازار بنے اور وہاں سے لوگ شاپنگ کریں, بجائے اس کے کہ ہر جگہ بیٹھیں. اب ان کو نکال دیں گے, لیکن اب انہوں نے کاروبار تو کرنا ہے, تو یہ کہاں جائیں گے؟ الٹیمیٹلی ان کے لیے ہمیں اسپیس ایلوکیٹ کرنی پڑے گی. اس کنٹیکسٹ میں جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, ریڑیاں ڈیزائن, ایک پراپر ڈیزائن کروائیں اور ان کو اسپیس ایلوکیٹ کیں, وہ بھی میں چاہوں گا کہ اس پر میں یہ بات کروں کہ یہ ایک اچھا قدم بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لگتا یہ ہے کہ ایک نئی قسم کی انکروچمنٹ ایوالو ہو گئی ہے. ایک تو ہوتی ہے ٹیمپریری انکروچمنٹ, ایک ہوتی ہے پرماننٹ. اسے میں کہوں گا یہ فکسڈ انکروچمنٹ ہے.
ओके ना टेम्परेरी है ना परमानेंट है, लेकिन ये स्पेस fixed फिक्स की है। क्वेश्चन अराइजेस कि वाई एट प्राइमरी रोड्स जो कि जीटी रोड है या मुल्तान रोड है या फिरोजपुर रोड है या इवन एजी ऑफिस टाइप के करीब ऐसी स्पेस है जहाँ के बिजी ऑफिस वाला एरिया है, यानी जहाँ वो थे उनको वहीं पे ही फुटपाथ्स पर या उन पर किया कार्ड्स गया। लगा दिए गए। जी, बज़ाहिर इंटेंशन तो अच्छी है, लेकिन देखा जाए तो ये जो प्राइमरी रोड्स हैं, जो मेन रोड हैं, एक तरफ एफर्ट हो रही है कि इनको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाए, दूसरी तरफ यहाँ भी जहाँ स्ट्रीट कार्ट्स वाले होंगे वहाँ शॉपिंग के लिए तो लोग Shopping के रुकेंगे, लिए, हाँ, गाड़ियाँ भी रुकती हैं, तो आई एम अफ्रेड कि ये एक नई किस्म की प्रॉब्लम इवॉल्व हो जाए। ओके तो इनको इनके लिए साइट्स आइडेंटिफाई करके इनको रोड से हट के जो है अलग से स्पेस दी जाए, और अंदर वाली जो पीछे वाले एरियाज हैं मेजर रोड की बैक साइड पर या लिंकिंग रोड है वहाँ पर अकोमोडेट करें, बजाय इसके कि हाईवे, आई वुड से अर्बन हाईवे जो है ना वो अकोमोडेट किया दीज जाए, आर सही है। आर्टीरियल रोड। ठीक है, मतलब उनको ऑल्टरनेट अगर आप देंगे तो वो बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, इकोनॉमी के ऊपर भी कह लें कि बोझ नहीं पड़ेगा, और जो हमारी जो कह लें कि सूरत हाल है लाहौर शहर की, पंजाब भर की, वो भी बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर उबैदुल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।